एक देश एक टैक्स का सपना आज से 17 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देखा था। 2006 में यूपीए 1 के वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने बजट भाषण में जीएसटी लागू करने का जिक्र पहली बार किया। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में विख्यात रहे मनमोहन सिंह चाहते थे कि जीएसटी उनके कार्यकाल में लागू हो जाए। उन्होंने अप्रैल 2010 की डेडलाइन भी तय की, लेकिन जीएसटी लागू करने में नाकाम रहे। अब तमाम अड़चनों के बाद जीएसटी लागू होने जा रहा है, तो कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दल और व्यापारी संगठन इसके विरोध में उतर आए। जीएसटी के खिलाफ आज देश के तमाम शहरों व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। किराना से लेकर कपड़ा कारोबारी तक जीएसटी से नाराज हैं। किसी की नाराजगी जीएसटी की दरों को लेकर है, तो ज्यादातर इस बात से खफा हैं कि सरकार जीएसटी के नियम कायदों का प्रचार किए बिना अपनी इतनी जल्दबाजी में इसे क्यों लागू कर रही है। कभी यूपी की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले कानपुर में तो व्यापारियों ने झांसी एक्सप्रेस ट्रेन भी रोक ली। व्यापारियों का आरोप है कि जीएसटी में सरकार ने सब कुछ कंप्यूटर से जोड़ दिया और एक बार भी नहीं सोचा कि छोटे दुकानदारों और कारोबारियों का क्या होगा, जिनका आज तक कंप्यूटर से कभी वास्ता नहीं हुआ। व्यापारियों की नाराजगी व्यवहारिक दिक्कतों को लेकर है, लेकिन विपक्षी दलों की नाराजगी समझ से परे है। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्य सरकारों की रजामंदी से टैक्स की दरें तय की गई। संसद में जब ये जीएसटी बिल पास हुआ तो वहां भी कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने अपने सुझाव दिए और संशोधन भी करा। लेकिन अब जब सरकार संसद के सेंट्रल हॉल में जश्न मनाकर जीएसटी लागू करने जा रही है, तब कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट फ्रंट और आरजेडी जैसी पार्टियों ने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। विपक्षी दलों को जीएसटी का जश्न फिजूल का तमाशा नजर आ रहा है। जीएसटी लागू करने में कांग्रेस का अपनी डेडलाइन से भी 7 साल की देरी हो चुकी है। हालांकि जो विपक्ष की नाराजगी है उसकी तस्वीरें भी स्क्रीन पर तो इन तमाम नाराजगियों के बीच जीएसटी युग आज से शुरू हो जाएगा और इंडिया न्यूज पर रात 10 बजे से उसकी बड़ी कवरेज भी हम दिखाएंगे। लेकिन महाबहस में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ये नाराजगी क्यों है और क्या इसका कोई उपाय है। इस पर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनके पास जाऊं उससे पहले मेरी सहयोगी कविता के पास चलते हैं, जो आपको बताएंगी कि जीएसटी आने के बाद कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर टैक्स की दरें बढ़ेंगी, घटेंगी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए महंगी या सस्ती हो जाएंगी। कविता। बिल्कुल सुशांत, क्योंकि पूरा देश अभी यही जानना चाहता है कि हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। आज आधी रात से रियति से एक बार फिर से साक्षात्कार होगा, एक देश एक टैक्स। सरकार तो ऐसा लग रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है जैसे लगता है कि भंडारा खोल दिया जाएगा आम आदमी के लिए। विपक्ष कह रहा है नोटबंदी की तरह यह भी आधी अधूरी तैयारी के साथ लागू हो रहा है, आम आदमी की मुश्किलें बढ़नी तय है। व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं। ऐसे में हमारे और आपके लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कल से हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है। जो रोजमर्रा की चीजें जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उनकी दरें बढ़ेंगी या घटेंगी, हमारी जेब पर इसका कैसा असर पड़ेगा, एक एक करके जल्दी से मैं आपको बता देती हूं कि कल क्या बदलाव आने वाला है हमारी जिंदगी में। जीएसटी में क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा, जल्दी से आपको बता दें। अगर परफ्यूम की बात करें तो अभी जो मौजूदा टैक्स स्लैब है वो है 17.5 से 27% के बीच का, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद यानी कि कल से 1 जुलाई से ये हो जाएगा 18%। कॉस्मेटिक्स की बात करें 17.5 से 27% और फिर ये हो जाएगा 18। पनीर की बात करें, पनीर पैक की, तो 5 से 14.5% का जो टैक्स है वो उस पर आम आदमी चुकाता है, अब वो हो जाएगा 12%। मक्खन का इसी तरह पैक जो हर दिन ब्रेकफास्ट में यूज होता है, बटर, उस पर क्या असर पड़ेगा ये आपको बता दें। 5 से 14.5% का टैक्स हम उस पर पे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुके ऑफ टैक्सेस अभी हम दे रहे हैं, लेकिन जब एक टैक्स होगा तो सिर्फ देना होगा 12% टैक्स। और ग्लूकोमीटर की बात करते हैं 11.5 से 20% का टैक्स होता है, वो हो जाएगा अब घटकर 12%। टेबल वेयर मेटल की बात करें तो 11% का टैक्स होता है, लेकिन अब वो हो जाएगा 18%, यानी कि ये महंगा हो सकता है। जूते चप्पल की अगर बात करें तो यहां पर 2 रेंज आती है। अगर 500 से कम की रेंज का आपको जूता या चप्पल खरीदना है तो फिर उस पर आपको कम पैसे चुकाने होंगे, क्योंकि पहले होता था तकरीबन 15% का टैक्स, जो बहुत ज्यादा घट जाएगा जीएसटी लागू होने के बाद, यानी कि कल से वो हो जाएगा 5%। लेकिन अगर रेंज बहुत ज्यादा है, 500 से ऊपर का आपको कोई अच्छा फैंसी फुटवेयर खरीदना है तो फिर जेब आपको ज्यादा ढीली करनी होगी, क्योंकि फिर लगेगा 14.5 से ज्यादा, 14.41 से ज्यादा बढ़कर अब 18% आपको उस पर
टैक्स चुकाना होगा। इसी तरह रेडीमेड गारमेंट्स पर आ जाते हैं, क्योंकि हर किसी को यही लग रहा है कि क्या कपड़े महंगे होने वाले हैं जीएसटी लागू होने के बाद, तो उस दुविधा को भी दूर कर देते हैं। 1000 से कम की अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो 5 से 6% जो टैक्स होता था, तकरीबन वही टैक्स अब भी आपको देना होगा। जीएसटी लागू होगा, सिर्फ एक टैक्स देना होगा 5% का। लेकिन अगर 1000 से ज्यादा के महंगे कपड़े खरीद रहे हैं आप, तो फिर टैक्स और कम हो जाएगा, यानी कि वही कपड़े अब आपको सस्ते मिलेंगे। 18.5% का टैक्स था, वो अब हो जाएगा 12%। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिस्किट्स की। बिस्किट्स की अगर बात की जाए तो 11.89% का टैक्स अब तक हम देते थे बिस्किट की खरीदारी पर, अब वो हो जाएगा 18%। और ये तब की बात है जब 1000 रुपए प्रति किलो से कम के अगर आप बिस्किट खरीदते हैं तो, क्योंकि बहुत लोगों की आदत है वो स्टॉक करते हैं, 1 महीने का बिस्किट या इस टाइप की जो स्नैक्स है वो एक साथ स्टॉक करते हैं। अगर वो करेंगे तो फिर आपको ज्यादा टैक्स देना होगा। लेकिन अगर 1000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा का अगर आप बिस्किट खरीद रहे हैं तो फिर टैक्स उसमें भी बढ़ जाएगा, 16.09% से बढ़कर अब वो हो जाएगा 18%। बिस्किट से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉर्नफ्लेक्स की। जो आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए कॉर्नफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रेकफास्ट के लिए सुशांत, तो उनके लिए 9.86% का अभी वो टैक्स देते थे कॉर्नफ्लेक्स पर, अब वो देंगे 18%, यानी कि कॉर्नफ्लेक्स अब महंगा हो सकता है कल के बाद से जब जीएसटी लागू होगा। इसी तरह से हैंड वॉच की अगर हम बात करें, कलाई वाली घड़ी की, उस पर टैक्स होता था 20.64, अब वो बढ़कर हो जाएगा 28%, यानी कि रिस्ट वॉचेस महंगी हो जाएंगे। जैम की बात करें तो जैम बहुत ज्यादा महंगा होगा। देखिए जैम पर इसका सीधा असर पड़ा है और बहुत ज्यादा असर पड़ा है। 5.66% इस पर अब तक टैक्स हम पे करते थे, लेकिन अब वो टैक्स हमें देना होगा 18%। बेबी फूड की बात करते हैं 7.06, बेबी फूड बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा क्योंकि उस पर अब हमें देना होगा 18% टैक्स। अब मोबाइल फोन पर आ जाते हैं, जो आजकल सिर्फ सहूलियत ही नहीं है, फ्लॉन्ट करने का भी एक जरिया हो चुका है। मोबाइल फोन्स पर अभी 13 से 24% हम टैक्स देते हैं, चाहे वो जितना भी हाई एंड यूज हो या फिर रेगुलर यूज वाला मोबाइल हो, उस पर हमें टैक्स अब बहुत कम देना होगा। जब जीएसटी लागू हो जाएगा तो वो 12% आ जाएगा। छोटी कार की बात करते हैं, छोटी कार पर 25 से 27% अभी तक हम टैक्स दे रहे थे, अब वो हो जाएगा 28 से ज्यादा। सुशांत बहुत सारी चीजें हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो हमारे साथ गेस्ट है वो भी समझाए कि आम आदमी की जेब पर जीएसटी का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष तो दूरी कर रहा है और दूरी बनाए हुए है और ये कह रहा है कि सरकार ने आधी अधूरी तैयारी के साथ जीएसटी को लागू करने का फैसला ले लिया है, लेकिन जब लागू हो ही जाता है तो अगले 3 महीने के बाद इसका क्या असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और आपने तैयारी पूरी की थी, पूरी लिस्ट बाकायदा आप लेकर आई थी। आपने बताया कि क्या चीजें सस्ती होंगी, महंगी होंगी। बहुत सारे दर्शक जो देख रहे होंगे, रोजमर्रा में जो चीजें इस्तेमाल होनी है उनको कम से कम इतना तो पता चल गया होगा कि उनके काम की कौन सी चीजें सस्ती और महंगी होने वाली हैं। हमारे साथ इस पर महाबहस में बात करने के लिए जुड़ रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ प्रेमचंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रवीण खंडेबाल, सेक्रेटरी जनरल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के स्टूडियो में मौजूद हैं, और आकाश जिंदल साहब, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जीवीएल, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि जो विरोध हम देख रहे हैं उसके बीच आज से जीएसटी लागू होना है, ये विरोध सरकार को समझ में आ पा रहा है कि क्यों है, और क्या इस विरोध के बीच जीएसटी कामयाबी से मतलब आ तो जाएगा लेकिन चल पाएगा क्या? नहीं सुशांत जी, ये आज रात के बाद पूरे देश भर में ये लागू होगा, तो हो कुछ लोगों को जब फियर ऑफ द अननोन जिसको कहते हैं, मतलब ये कैसा काम करेगा, इससे हमारी काम में कैसे सुविधा होगी, हमें किस प्रकार का कष्ट होगा, इस प्रकार के कुछ लोगों को हो सकता है जेन्युइन कंसर्न्स हैं, बट लेकिन मैं समझता हूं धीरे धीरे 1-2 महीने में पूरा समझ लेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस नया जो ट्रांसपेरेंट जो सिस्टम है इससे थोड़ा परेशान है, क्योंकि पहले टैक्स इवेजन कई लोगों के लिए आसान था, अब टैक्स इवेजन बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा, तो इसको लेकर कुछ लोगों की परेशानी हो सकती है। पर लेकिन ये देश का एक कलेक्टिव फैसला है, ये देश हित में है, ये ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को इकोनॉमी की वृद्धि दर में हमारी सहायता करेगी। इसको पूरे भारत को एक देश के रूप में हम पहली बार देश को फायदा होने वाला है, नजरिए से हम लेकिन सर सवाल ये है कि अगर देश को फायदा होने वाला है तो देश के इतने सारे लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियां जो जीएसटी काउंसिल में थी वो विरोध क्यों कर रही है? इस पर मैं आऊंगा। उसके पहले गुलाम नबी आजाद, अरुण जेटली और डेरेक ओब्रायन, इन तीनों ने एक प्रतिक्रिया दी है जीएसटी आज जो लागू हो रहा है, वो पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर बहस को आगे बढ़ाएंगे।
जो उसका जश्न मनाया जा रहा है, उसको हमारी पार्टी उसमें शामिल नहीं होगी। So we have taken this stance that we will not be present at this event. Two reasons. One reason, and that's the primary reason, is that we firmly believe that this party, the BJP, which was against GST for many, many years, and they stalled parliament for many, many years, now they've done a palti. A lot of pain will be caused if it is not delayed now, so it needs to be pushed back. And number two, this whole event management natak which is happening. देश में विभिन्न राजनीतिक निर्णय लिए गए पिछले 70 वर्षों में, उनमें राजनीतिक चर्चा और आम राय भी बनी, लेकिन जितनी ज्यादा कंसल्टेशन, सलाह मशवरा अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जीएसटी के संबंध में हुआ है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो सलाह मशवरा हुआ है, मुझे लगता है इतने अधिक सलाह मशवरे का कोई दूसरा उदाहरण इस देश में नहीं है। 15 साल तक एक एम्पावर्ड कमेटी राज्यों के वित्त मंत्रियों की इसके चर्चा करके आम राय बनाती रही, और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करने के बाद इस संविधान संशोधन को पारित किया गया। ये बात तो वाकई समझ से परे है कि चलिए व्यापारियों को कोई दिक्कत होगी, वो नाराज हैं, उनकी नाराजगी समझ में आती है, लेकिन जो राजनीतिक दल जीएसटी काउंसिल का हिस्सा थे, कौन सी दर कहां लगेगी ये तय कर रहे थे, वही अब बैठकर आखिरी वक्त में कह रहे हैं। डेरेक ओब्रायन पलटू पार्टी बता रहे हैं बीजेपी को, कांग्रेस की अपनी नाराजगी है, तो उनकी नाराजगी समझ में नहीं आती कि वो राजनीतिक ज्यादा है या आम लोगों की चिंता को लेकर वो ज्यादा है। मुझे एक बात बताइए प्रवीण जी कि व्यापारियों को क्यों दिक्कत आ रही है और कहां दिक्कत आ रही है? देखिए, मोटे तौर पर तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि देश भर में बाई एंड लार्ज व्यापारी इसका स्वागत कर रहे हैं, और 5 साल से अधिक समय से हम लोगों ने स्वयं मेहनत करी है जीएसटी के लिए। तो ये पेंट करना कि कोई व्यापारी इसका विरोध करना, ऐसा नहीं है। हाँ, व्यापारियों के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो जीएसटी की कुछ दरों को लेकर के उनको चिंताएं हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को उनकी चिंताओं को समझना चाहिए और उनसे बातचीत करके उन चिंताओं का निराकरण करना चाहिए। लेकिन यदि क्योंकि व्यापारी के लिए ये सिस्टम इसलिए अच्छा है कि अभी तक वर्तमान में हम 17 तरीके के सिस्टम और 14 तरीके की अथॉरिटी से लड़ रहे थे। अब जीएसटी के अंदर हमारे पास एक अथॉरिटी है और सारे कानून मिलाकर के एक कानून है, तो कम से कम हमारी जो कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशंस है वो काफी हद तक कम होने वाली है। तो और देश भर में व्यापारियों ने इसका स्वागत भी किया है। आज पूरे देश भर में 100 से अधिक स्थानों पर रात को जिस समय राष्ट्रपति जी घंटा बजाएंगे, उस समय हमारे व्यापारी इसका स्वागत करेंगे। नहीं तो वो विरोध की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ना सर, अगर वो 5 भी है 10 भी है तो वो भी इस देश का नागरिक है, उसको आप ये कह थोड़ी कह सकते कि वो व्यापारी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने ये कहा उन व्यापारियों की चिंताएं जायज है, टैक्स रेट को लेकर के उनकी चिंताएं क्या है, जरा दर्शकों के लिए देखिए। पहली बात तो जो कपड़ा व्यापारी हैं, उनका ये कहना है कि 70 वर्षों से वो कभी सिस्टम में नहीं आए, तो अब अचानक से उनके ऊपर सिस्टम लादने से उनको सिस्टम के कॉम्प्लायंस में दिक्कत आ सकती है। हमारा सरकार से आग्रह है कि उनको 6 महीने का या 1 वर्ष का वक्त दिया जाए, वो प्रणाली को समझे और उसके बाद उनको सिस्टम में लिया है। कुछ व्यापारियों को दिक्कत है 28% के स्लैब से। अब मुझे एक बात बताइए कि सरकार ने ये तय तो कर लिया था कि जीएसटी 1 जुलाई से आएगा, अगर बावजूद इसका निर्णय होने के बाद, राज्यसभा में पास होने के बाद, जीएसटी काउंसिल की जब बैठकें चल रही थी, उस दौरान अगर इन लोगों को सैनिटाइज नहीं किया गया, इनको नहीं बताया गया कि अगर आएगा जीएसटी तो क्या करना होगा, तो क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? देखिए, अब इसको नाकामी आप कहें, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, ऑन रिकॉर्ड कहूंगा कि सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस जितनी तेजी के साथ में होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, और उसके कारण से एक जानकारी का माहौल नहीं है। जीएसटी के बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, जीएसटी के अंदर कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशंस क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। ये आप मान रहे हैं कम से कम कि जो जानकारी पहुंचनी थी वो नहीं पहुंची। आकाश जी,
क्या ऐसे में अगर जीएसटी आ जाए, लोगों को पता ही नहीं, जिनको व्यापारियों, देखिए हमारे आपके लिए जो हम सामान खरीदने जाएंगे वो तो बड़ी कीमत पे मिल जाएगा, हमको पैसा देने में दिक्कत हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन जिन व्यापारियों को वो व्यापार करना है उनको ही नहीं पता कि क्या करना है, तो क्या ये दिक्कत नहीं खड़ी होगी आने वाले दिनों में? देखिए, मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं रखता, इकोनॉमिस्ट हूं, तो कुछ सच्चाई। क्या ये दिक्कत नहीं खड़ी होगी आने वाले दिनों में? देखिए, मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं रखता, इकोनॉमिस्ट हूं, तो कुछ सच्चाई आपके सामने रखना चाहूंगा। सरकार ने जो अच्छा काम किया है, जीएसटी पास करा लिया है, देश के लिए एक्चुअली गेम चेंजर होने जा रहा है। उसके बाद सरकार की मेरे हिसाब से पूरी की पूरी जान लग गई पहले पास कराने में, फिर जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग में कुछ स्टेट्स को और अपोजिशन को साथ लेके चलने में। इस सारे अच्छे प्रोसेस के बीच में एक चीज एज ए न्यूट्रल व्यक्ति और इकोनॉमिस्ट कहूंगा, सरकार से जो गलती हुई है, व्यापारियों को रीच आउट नहीं किया गया। व्यापारियों के इश्यूज को सुनना, उनकी डिजायर्स को सुनना, उनकी एंग्जाइटीज को सुनना, वो काम किया ही नहीं गया। पिछले 6 महीने से सरकार के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मैंने टीवी शो किए हैं, उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप व्यापार मंडल के थ्रू बाजारों में जाएं, दुकानदारों की बात सुने, उनके इश्यूज को सुने, उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें, उनकी डिजायर सुने, वो कम्युनिकेशन की। छोटा सा सवाल जोड़ रहा हूं, जीएसटी काउंसिल में तमाम राज्यों के वित्त मंत्री थे जी। क्या ये सरकार की ही जिम्मेदारी थी कि वो हर व्यापारी का दर्द जो है वो समझे? उन वित्त मंत्रियों की जिम्मेदारी नहीं थी कि अपने यहाँ के राज्यों के व्यापारियों से मिले और उनका कंसर्न सरकार तक पहुंचाएं? देखिए, एक है क्या इसमें, देखिए ये जो है एक तरह से एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बेबी के रूप में लिया जा रहा है। इसको जो प्रोजेक्ट किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक चीज लेके आ रही है, अलाउ मी टू प्रवीण भाई मुझे, और स्टेट गवर्नमेंट शायद इतना कोऑपरेट नहीं कर रही, तो ऐसे में मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे पहले तो मुबारकबाद दूं, बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं आप। इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, आप एक चीज अचीव करने जा रहे हैं। बट व्यापारियों को रीच आउट करने का जो काम अभी तक नहीं हुआ, कृपया करके अब कर लीजिए। कई चीजें तो आप उनके साथ मीटिंग्स करेंगे, उनके इश्यूज सुनेंगे, या कई जगह अगर ऑल्ट्रेशन हो जाती है, सरकार ने खुद कहा है रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स भी हो सकती है, तो काफी चीजों के सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ मैसेज ये देना है व्यापारियों को कि हम साथ साथ है, आपके ऊपर कुछ इंपोज नहीं हो रहा, आपके साथ बैठ के आपको कन्विंस करके। प्रेमचंद जी, मैं थोड़े से वक्त में आपके पास आ रहा हूं, एक रिएक्शन प्रवीण जी कुछ जोड़ना चाह रहे, फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं यहाँ आकाश जी की एक बात से सहमत नहीं। व्यापारी का संपर्क वो अब उसके राज्य की सरकार से होता है, लगातार सरकार से होता है। हम इन आइसोलेशन एक सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर केंद्र सरकार कहीं पर दोषी है तो उससे ज्यादा दोष राज्य सरकारों का है। नहीं, तो ये उनकी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कि वो अपने राज्य के व्यापारिक संगठनों से बात करती, संवाद शुरू ही नहीं किया, संवाद पर कोई बात ही नहीं करी। लेकिन ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जी मुझे जा रहा था ना, स्टेट गवर्नमेंट तो इसको ऑब्जेक्ट करती आ रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी थी। जब क्रेडिट सारा आप ले रहे हैं प्रवीण भाई, तो उस समय जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप स्टेट गवर्नमेंट को साथ क्रेडिट की बात क्रेडिट सारा आपने लिया है। देखो, ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी, बीजेपी क्रेडिट लेके आई है, किसान भी इस बात को मानेंगे, तो कम से कम आप इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन तो करते। मानता हूं आपने काफी चैलेंजेस फेस किए हैं, तब जाके पास हुआ है, बट साथ साथ जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। आकाश जी मुझे एक बात बताइए सर, आकाश जी मुझे ये बताइए, जीएसटी काउंसिल तो इसीलिए बना था ना कि अलग अलग राज्यों में केंद्र तो नहीं पहुंचेगा, तो वहां की समस्याएं वो लोग लेकर आए और बताएं, और फिर ऐसा नहीं है। इन लोगों को कोऑपरेशन कहां मिला है? आज देखिए, एक चीज माननी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी काउंसिल में भी इन लोगों को बहुत मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ी है चीजों को आगे ले जाने में। इन लोगों को वहां भी कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वहां भी इन्होंने बहुत मेहनत की है। तो फिर आइसोलेशन में आप केवल केंद्र सरकार को दोषी केंद्र सरकार जब क्रेडिट ले रही है, राज्य सरकार दोनों क्रेडिट ले रही है, तो उसके बाद पूरा काम भी तो कर दे। 95% क्रेडिट तो हम आपको दे रहे हैं, 5% अगर कमी रह गई, हम कह रहे हैं उसको अब पूरी कर दीजिए। सर अभी मान लीजिए कोई कमी है, सर अगर अभी कोई कमी है तो वो डिस्क्रेडिट भी तो केंद्र सरकार ले रही है। तो मैं वही कह रहा हूं कि केंद्र सरकार की अपनी जगह है, राज्यों की अपनी जगह थी। प्रेमचंद जी मुझे एक बात बताइए कि व्यापारियों को दिक्कत हो रही है, ये बात तो हम समझ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को, खासतौर पर आपकी पार्टी को क्या दिक्कत है जो जीएसटी लाना चाहती थी, जिसने रजामंदी दी, जो कि जीएसटी काउंसिल का हिस्सा थी, और अब वो कह रही है कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनूंगी क्योंकि सरकार गलत कर रही है? देखिए, हमने आपको, हमारे नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है, ये सिद्धांत रूप से हम जीएसटी के पक्ष में हैं, और हमने यूपीए 1 और यूपीए 2 में पूरी गंभीरता से इस बात के प्रयास किए थे कि जीएसटी को हम लागू करें। लेकिन उस समय की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 7 वर्षों तक
इसका विरोध किया और इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। आज बीजेपी की सरकार है, हम सब ने उसमें अपने अपने सुझाव दिए थे अमेंडमेंट करने के लिए, कई प्रकार की बैठक हुई। आपने कहा कि मंत्रियों को उसमें बुलाया गया था, राज्यों के मंत्रियों को बुलाया गया था। हमारे पंजाब के मनप्रीत बादल ने उसमें कई सजेशन दिए थे कश्मीर श्रीनगर की मीटिंग में, लेकिन नहीं सुनी गई, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस को क्या परेशानी है, कांग्रेस को परेशानी जीएसटी को लागू करने के संबंध में नहीं है, जीएसटी के संबंध में नहीं है। हमें परेशानी है अगर देश भर के व्यापारी संगठन परेशान है, व्यापारी लोग परेशान है, छोटे व्यापारी परेशान है, तो क्या हम उनके दुख दर्द को, उनकी आवाज को नहीं उठाएंगे? वो हमारा फर्ज बनता है। नंबर 2, हमें परेशानी है टैक्स स्लैब को लेकर। हमने जब 18% टैक्स स्लैब को लेकर आ रहे थे तब तो आप विरोध कर रहे थे, आज आप 28% तक चले गए हैं। और जो चीजें, खाने पीने की चीजें कल से अगर महंगी हो जाएंगी तो क्या विपक्षी पार्टी का काम है कि हम उस जश्न में शामिल हों? जी मेरे इसमें 2 सवाल हैं। जश्न क्यों? मध्य रात्रि में आपकी जो चिंता है व्यापारियों की, हमारा सैद्धांतिक विरोध वहां है। ठीक है प्रेमचंद जी, मेरे 2 सवाल सुन लीजिए। 1 मिनट, ठीक है आप बोल लीजिए, फिर मैं एक मिनट आ रहा हूं जीवीएल, आपके पास भी आ रहा हूं। पार्लियामेंट के रात सुनिए, पार्लियामेंट से में सेंट्रल हॉल में जिस तरह से आप इसे एक इवेंट के रूप में ला रहे हैं, हमारा विरोध उस इशू पर है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके मध्य रात्रि का समय चुना गया। चूंकि 15 अगस्त 47 में प्रोग्राम वहां हुआ था देश आजादी का, आपने कौन सा आजादी कर लिया? आप एक टैक्सेशन, एक कानून लेके आ रहे हैं। ये कानून, इससे बड़े बड़े कानून कांग्रेस ने लाए हैं। हमने राइट टू इंफॉर्मेशन लाया, राइट टू फूड लाया, हमने सूचना का अधिकार लोगों को दिया, हमने शिक्षा का अधिकार दिया। हमने तो कभी इस तरह से रात को सेशन नहीं बुलाया था, क्योंकि हम उन चीजों को इस तरह से मार्केट में सेल नहीं करना चाहते थे। हम लोगों को अधिकार संपन्न करना चाहते थे। आपने अधिकार संपन्न करने के बजाय आप पूरी तैयारी के बजाय आपने तैयारी नहीं की, आपने नहीं। तो आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस लोगों को सहूलियत देना नहीं है, आपका पर्पस ढोलक बजाना है, आपका पर्पस तो सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम नहीं होता तो सहूलियत मिल जाती है। तो ढोलक तो जनता बजा रही है, मेरे जैसे न्यूट्रल लोग इनको मुबारकबाद दे रहे हैं, और अगर ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? मध्य रात्रि के बगैर कर सकते, अच्छा काम कर रही है और आप प्रॉपर तैयारी करके अगर आप करते, अगर आप प्रॉपर, सुनिए क्या बुराई है? अगर प्रॉपर तैयारी, नहीं सरकार का साथ देना, सुनिए ना, अरे सुनिए जनाब, मैं न्यूट्रल व्यक्ति हूं और सरकार के इस कदम का समर्थन कर रहा हूं। और अगर सरकार कोई ग्रोथ, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला ना, तो हम देश के आप जब बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे तो मैंने बीच में आपको नहीं टोका। और आपकी पार्टी तो जीएसटी का समर्थन सुनना सीखिए। मैंने कितने आपकी पार्टी के नेताओं को ऐसे जीएसटी को, अब तो आप भी बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। प्रेमचंद जी, अब मैं मेरे 2 सवाल सुन लीजिए, ऐसे बोलते जनता हूँ, जनता को सवाल पूछने का डिस्टर्ब करेंगे तो मैं भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरे 2 सवाल आम जनता नहीं सुन पाएगी। प्रेमचंद जी आपने बोला, आपने अपनी बात रखी, मेरे 2 सवाल मुझे पूरा करने दीजिए। मेरे 2 सवाल सुन लीजिए, मेरे अब सुन लीजिए, 2 सवाल सुन लीजिए सर। इस देश में कई ऐसी समस्या आज मौजूद हैं। आज इस देश में आज कई ज्वलंत समस्या मौजूद हैं। हमारे किसान मारे जा रहे हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं पर घटनाएं हो रही है, लोग सड़क पर घेर के लोगों को मार रहे हैं, गाय को लेके कोई जा रहा है, लोग उसे मार दिया जा रहा है, प्रशासन पुलिस कुछ नहीं कर रही है और आप जश्न मना रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब कोई आपसे ये बोले कि इस देश में इतनी समस्याएं, राहुल गांधी छुट्टी क्यों मना रहे, तो आपको उचित लगेगा? क्या दोनों का सिर पैर कोई कनेक्शन है कि एक देश में जीएसटी लागू हो जाए और उसका सेंट्रल हॉल में जश्न ना हो क्योंकि देश में दूसरी समस्याएं हैं? क्या इसका कोई कनेक्शन है? अगर कोई बीजेपी का नेता आपसे पूछे राहुल गांधी क्यों छुट्टी मनाने गए हैं क्योंकि देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या आप जवाब दे पाएंगे? कॉन्फिडेंस में लीजिए, क्या राहुल गांधी छुट्टी क्यों मनाने गए हैं? अगर देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अगर आपको लगता है देश में सब कुछ रुक जाना चाहिए तो राहुल गांधी की छुट्टी भी रोकिए। क्यों भेजते हैं उनको छुट्टी पे? राहुल गांधी, सुनिए, ठीक है, राहुल गांधी जी हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और जाने से पहले उन्होंने लगातार वहां काम किया था मंदसौर में। आप ही के यहाँ डिस्कशन हुआ था, तो इसीलिए वो छुट्टी मना सकते हैं, लेकिन सरकार कितने भी काम कर दे वो सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम नहीं कर सकते। और उनसे बड़े नेता, सुनिए सटैनिकल बात मत करिए, तब तो मैं भी कहूंगा
कि आज तक प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई ट्वीट नहीं किया देश में हिंसा पर। सर मैं तो चाह रहा हूं हम जीएसटी पर है, आप टॉपिक को कहीं ले जा रहे हैं इसलिए मुझे तर्क देना पड़ा कि आप जिधर ले जा रहे हैं वो उचित नहीं है। उस पर ये तो मोदी जी को बताना पड़ेगा। प्रेमचंद जी मेरे 2 सवाल का जवाब देंगे आप, ताकि मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। राहुल जी, प्रेमचंद जी आप बहुत देर से बोल रहे हैं, मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए। मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल, प्रेमचंद जी मेरे सवाल सुन लीजिए। पूरी पार्टी, प्रेमचंद जी मेरे सवाल सुन लीजिए। सिंधिया जी ने लगातार, प्रेमचंद जी मेरे सवाल सुन लीजिए। धरना दिया, प्रेमचंद जी मेरे सवाल सुन लीजिए। प्रदर्शन के प्रेमचंद जी मेरे सवाल सुन लीजिए। सवाल उस पर उठाइए। ठीक है, मैं जीवीएल के पास जा रहा हूं। अगर आपको सवाल नहीं सुनना है, सिर्फ बोलना है, तो मैं दूसरे मेहमानों को वक्त देता हूं। फिर मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाह रहा हूं, आप रुक ही नहीं रहे। मैं आपसे 2 सवाल ये पूछ रहा हूं प्रेमचंद जी कि अगर राज्यों में जो व्यापारी हैं उनको दिक्कत आ रही है, क्या ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि जीएसटी आने जा रही है तो वो उन व्यापारियों को बताएं कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्या मदद मिल सकती है, नहीं मिल सकती है? क्या ये सिर्फ कानून आ रहा है तो केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो सबको बताएं, सैनिटाइज करें? और दूसरा ये कि 18% पे 28% पे आपको दिक्कत है। जीएसटी काउंसिल में आपके राज्यों के भी नेता थे, क्या आपकी बिना रजामंदी के 28%, 12%, 5% ये तय हुआ है? सबकी रजामंदी है उसमें। जी नहीं, आप सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। जहां तक रजामंदी का सवाल है, जीएसटी काउंसिल में जो हमारे तरफ से सुझाव आए थे उन्हें ओवरऑल एक तरह से इग्नोर किया गया है। ये एक सच्चाई है, आप उसके फैक्ट फिगर नहीं, ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। आपत्ति दर्ज आप जो कह रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, पीने के चीजें क्योंकि हम लोग लगातार कवर कर रहे थे। ये सच्चाई नहीं है प्रेमचंद जी, आप गलत कह रहे हैं। अब नहीं, और आप जो कह रहे हैं वो भी सच्चाई नहीं है। नहीं, अरे मैं तो कोट कर रहा हूं, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मंत्री बादल ने कई सेशन और समीशन रखे, वहां कहीं सुनवाई नहीं की गई। कई सजेशन नहीं, मैं दरों की बात कर रहा हूं, मैं दरों की बात कर रहा हूं, कई सजेशन की बात नहीं कर रहा। माना गया जीवीएल क्या ये दरें सिर्फ बीजेपी ने तय कर दी? सिद्धांत रूप से जीवीएल क्या ये दरें सिर्फ बीजेपी ने तय कर दी? जीएसटी के पक्षधर हम रहे हैं, लेकिन अगर जनता पर इसका बोझ बढ़ेगा तो हम उसकी जनता के सहानुभूति रहेगी, जनता की आवाज उठाते रहेंगे। इसलिए जीवीएल साहब को चाहिए कि अपनी सरकार को कहें कि टैक्स रेट थोड़ा कम करें और लोगों को सहूलियत है। जीवीएल प्रशांत जी, एक एक गुड्स पर, एक एक कमोडिटी पर क्या टैक्स का दर रहेगा, उसके लिए बहस हुआ और सर्वसहमति से सारे निर्णय ले गए हैं। किसी एक वस्तु पर किसी ने अपना आपत्ति नहीं जताया। सबसे पहले ये रिकॉर्ड पे ले लीजिए, और सर्वसहमति से हुआ है। नहीं, और दूसरा, गलत बात है। कांग्रेस पार्टी कितनी गरीब विरोधी है, ये उस मानसिकता का उदाहरण ये है। मैं बता रहा हूं कैसे कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। वो चाहते हैं 18% सभी गुड्स पर 18% का रेट डाला जाए, और जो आम आदमी जो गेहूं खरीदता है, जो आम आदमी जो चावल खरीदता है, जो आम आदमी जो दाल खरीदते हैं, वो ऑनियन खरीदते हैं, प्याज, टमाटर, ये सब पर कांग्रेस पार्टी चाहती है 18% रेट डाला जाए। क्या यह संभव है? क्या ऐसा होना चाहिए? अब जो रेट है इन सभी पर 0% टैक्स है, कोई जीएसटी रेट नहीं लगेगा। इन सभी पर पहले 5 से लेकर 20% टैक्स लगता था। बोल रहे हैं मंडियों में, आप सरासर झूठ और ये सारे 0 हो गए अभी। कितने गरीबों के लिए राहत का विषय है प्रेमचंद जी। लेकिन कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस चाहती है इस पर भी 18% टैक्स लग जाए। आकाश ये बताइए, भारत में गरीब की चीजें सस्ती 0% में ला देना, क्या ये गलत है? जी देखिए, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप दोनों नेताओं से, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप दोनों नेताओं से, जो न्यूट्रल है उनको सुन लेने दीजिए, दर्शकों को। नेताओं की बात आ रहा हूं, जीवीएल आ रहा हूं, 1 मिनट। मैं देश की जनता हूं जनाब, देश की जनता की बात भी सुन लीजिए। ऐसा है, सबसे पहली बात, अमीर आदमियों पे लग्जूरियस कंजम्पशन की चीजों पे ज्यादा टैक्स रखा गया है, और वो चीज सही है। लग्जरी गाड़ियों पे ज्यादा टैक्स रखना सही चीज है। सिंफुल कंजम्पशन की चीजें जैसे सिगरेट, टबैको, पान मसाला पे ज्यादा टैक्स रखा गया है, बिल्कुल सही चीज है। और इस चीज में मैं मानता हूं कि आज की तारीख में अनप्रोसेस्ड व्हीट हो, अनप्रोसेस्ड राइस हो, अनप्रोसेस्ड मिल्क हो, अनप्रोसेस्ड वेजिटेबल्स हो, उनके ऊपर 0 टैक्स रखा गया है। तो मेरी इन्फ्लेशन की खुद की कैलकुलेशन ये कहती है कि जो बीपीएल भाई बहन है या लोअर इनकम है, उनका इन्फ्लेशन कम होगा।
हालांकि रईस लोगों का इन्फ्लेशन इसमें बढ़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज और समझा दीजिए, क्योंकि दर्शक बहुत दिन से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे भी ये बहस चल रही है कि बीजेपी तो कहती थी कि 18 का विरोध करती थी, 28% तक ले गई। अगर सब पर 18% लगा देते और सब पर 18 न लगा के अलग अलग स्लैब में बांट के कुछ को बिल्कुल टैक्स से बाहर कर दिया, कुछ पे 5, 12, 18 और 28 किया, इन दोनों में बेहतर क्या है? देखिए, ऐसा है कि सब पे 18 लगाना तो किसी भी तरीके से एडवाइजेबल नहीं था, लेकिन जितना सिंपल हम समझ रहे थे कि इतना सिंप्लीफाइड होगा, उतना एफिशिएंट होगा, उतना सिंपल ये नहीं है। एक चीज माननी पड़ेगी, कॉम्प्लिकेट इसको बीजेपी ने कुछ हद तक कर लिया है और सर्विसेज पे 4 टैक्स के स्लैब कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के अंदर कंफ्यूजन डाल रहे हैं। हालांकि मैं सरकार को ही मानता हूं, उन्होंने कहा रैशनलाइजेशन करेंगे, बट इसको सिंप्लीफाई आगे चल के करना होगा, बिकॉज अल्टीमेटली तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेसमैन को कम्युनिकेट करना, तो वो समझ सके कि कितना टैक्सीफाई आगे चल के करना होगा, बिकॉज अल्टीमेटली तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेसमैन को कम्युनिकेट करना, तो वो समझ सके कि कितना टैक्स देना है और कितने कंप्लायंसेस होने, वो बहुत जरूरी है। एक चीज मैं जीवीएल से जानना चाहूंगा, आपकी सरकार को मैंने मुबारकबाद दी है, एक जवाब मुझे दे दीजिए। हमारे देश में वो दुकानदार जो अकेला आदमी है, ही इज द सेल्समैन, ही इज द मैनेजर, ही इज द कैशियर, ही इज द क्लर्क, इतने सारे कंप्लायंसेस, एंड दैट 55-year-old मैन ऑपरेटिंग इन अ स्मॉल टाउन ऑफ यूपी इज नॉट यूज्ड टू वर्किंग लैपटॉप्स एंड ऑल दैट, और फिर कनेक्टिविटी की दिक्कत हमारे देश में रहती है। उसके लिए कुछ सुझाव आप जो है जरूर रखिए, बिकॉज वो दुकानदार जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। जीएसटी देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा, इसमें कोई जो है शक नहीं है। फॉरेन मनी आएगा, देश की ग्रोथ होगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, बट साथ के साथ एक तो कनेक्टिविटी और नेटवर्क जो है आप वादा कीजिए कि सबसे बढ़िया देंगे, क्योंकि आज दिल्ली में भी कनेक्टिविटी और नेटवर्क सब जगह नहीं है। यमुना ब्रिज के किनारे ट्रैवल करता हूं तो दिक्कत आती है। दूसरा जो है, सिंगल मैन शॉपकीपर के लिए सिस्टम ऐसा बनाइए कि उसके तकलीफ ना हो। छोटे शहरों में परचून की दुकान चला रहा है, उसके लिए क्या है आपके पास? जी, ये मैं जानना चाहूंगा। सुशांत जी। जी जीवीएल, आपसे ही सवाल है। जी, आवाज नहीं आ रही, मैं रिपीट करूं अपना क्वेश्चन? आपको आवाज आ रही है? जी 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 हाँ। जो ये कुछ गलत फहमियां हैं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। जो 20 लाख तक जिनका टर्नओवर है वो एग्जेम्प्ट है, तो बहुत छोटे जो व्यापारी है, छोटे दुकानदार है, वो तो इससे एग्जेम्प्ट है। और आजकल इंटरनेट की कनेक्टिविटी, मैं कहीं भी जाता हूं, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है। मेरा जियो नेटवर्क मैंने यूपी में ऐसा कोई जगह नहीं मिला। मैं हिमाचल होके आया हूं अभी, मुझे दिल्ली में कोई जगह कनेक्टिविटी नहीं मिलती है सर। मनाली के आगे तक आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी है, हर गांव में कनेक्टिविटी है। और आपको राउंड द क्लॉक कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। आपको केवल 2 बार इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत है पूरे महीने में, और रिटर्न फाइल करने के लिए आपको रेस्ट ऑफ द टाइम आपको कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने समझता हूं इतनी बड़ी समस्या है, और थोड़े दिन में, और हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं हमारे जो मित्रों की कैपेसिटी को। आज किस प्रकार इंटरनेट के इस्तेमाल होता है, किस प्रकार रेलवे टिकट बुकिंग होता है, कितने मात्रा में। अब मेरे ऑफिस में मेरे जो छोटे छोटे कर्मचारी है, प्यून है, वो सारे इंटरनेट के काम करते हैं। जिसको हम नहीं समझते हैं वो बेहतर समझते हैं। तो ये तरह हो जाएंगे, लेकिन जो व्यापारी है उसको नहीं लग रहा और इसीलिए परेशान है। मैं आपको थोड़े व्यापारियों का रिएक्शन भी सुनवाता हूं सर, उनको दिक्कत कहां आ रही है वो भी सुन लेते हैं, फिर उस पर आपका जवाब लेते हैं। जीएसटी एक आधी अधूरी जानकारी के अभाव में जो है जीएसटी लगाया गया है। अभी किसी को पूरी जानकारी नहीं है। जब तक जानकारी नहीं है तब तक मैंने सोचा किस तरीके से कानून को लागू करना चाहिए था। जैसे नोटबंदी का कानून बहुत जल्दबाजी में लाया गया था, उसी तरह जीएसटी का कानून भी बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। एक तो व्यापारी को इसकी सही जानकारी नहीं है, दूसरा इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि व्यापारी के हित में नहीं है। हम लोग उसको डिनाई नहीं कर रहे, हम जीएसटी देने के इच्छुक हैं, पर कम से कम सरकार को ये तो क्लियर करे किस आइटम में क्या लगना है। कोई बताता है साड़ी में 5% है, कोई बता रहा है लेस वाली साड़ी में 18% है। अभी तक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ। हम 18%, 5% लोगों की ये भाषाएं सुन रहे हैं, पर जीएसटी कैसे लगेगा, क्या प्रोसीजर है।
बंद का भी ऐलान हो गया है व्यापारियों की ओर से, लेकिन मेरे को नहीं लगता उसका कोई फायदा होगा, क्योंकि मोदी जी के आगे किसी की कोई चलनी नहीं। 1% लगेगा 75 लाख तक। भाई यहाँ बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जिनकी 20 लाख रुपए की सेल है और उनका प्रॉफिट साल का 2 लाख रुपए है। वो कहाँ तक वकीलों के खर्चे, स्टाफ की तनख्वाह, घर का खर्चा नहीं निकाल पाएंगे। प्रवीण जी, मुझे एक बात समझाइए, क्योंकि आपका पूरा संगठन ही है जो व्यापारियों के लिए काम कर रहा है। क्या व्यापारियों को सच में जीएसटी समझ में आ रहा है? देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, और इसमें छोटे शहर के व्यापारी जोड़िएगा। देखिए, इसमें जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की ओर से, और उसमें जब मैं सरकार कहता हूं तो उसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों शामिल हैं, व्यापारियों के साथ, व्यापारी संगठनों के साथ आज तक कोई बातचीत ही नहीं की गई। ना तो जीएसटी के प्रारूप को लेकर के कोई बातचीत हुई, न जीएसटी की दरों को लेकर के कोई बातचीत हुई, और ये सब पास होने के बाद जीएसटी में कॉम्प्लायंस कैसे होगा, इनपुट क्रेडिट कैसे मिलेगा, इनवॉइस में कैसे रेज करूंगा, रिवर्स चार्ज मुझ पर कैसे लगेगा, इस प्रकार की जो टेक्निकल टर्म्स है उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई। अभी जीवीएल जिस बात को कह रहे थे, ये भी एक सत्यता है कि 20 लाख तक की टर्नओवर के व्यापारी को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 75 लाख रुपए तक की एक स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम है। उस कंपोजिशन स्कीम में भी जो व्यापारी आएगा उसको 3 माह में एक बार अपनी रिटर्न जमा करानी है। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास व्यापारी है वो भी बड़ी संख्या के अंदर में है, उसको अभी तक ये नहीं मालूम कि मेरे ऊपर जो कल सुबह से जो मुझे कॉम्प्लायंस के ऑब्लिगेशंस होंगे उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो मेरा अभी एक चीज और मेरा जीवीएल 20 लाख की बात करना चाहता हूं। मेरा जीवीएल से एक सुझाव है, जीवीएल के माध्यम से मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि अभी भी हमें देश भर में फैले जो हमारे व्यापारिक संगठन हैं, बिना उनकी मदद के कुछ नहीं हो सकता। सरकार उनके साथ बातचीत करे, उनको शामिल करे, और उनके साथ हम नीचे तक व्यापारियों के साथ जा सकते हैं। कम समय में हम व्यापारी को इस सिस्टम के साथ बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। मेरा एक इसमें एडिट सुझाव है। जीवीएल ने और मेरे मित्र प्रवीण जी ने एक बात कही है कि 20 लाख तक का व्यापारी, अब 20 लाख का अगर दुकानदार 20 लाख की सेल करता है, 22 लाख की सेल करता है, तब जाके उसे 2 लाख रुपए साल में बचते हैं। तो इसमें कौन से व्यापारी आ जाएंगे? छोटे शहर के दुकानदार भी उससे कहीं ज्यादा कैटेगरी में आ जाएंगे। जहां तक सर्विस प्रोवाइडर है, कंसल्टेंट जो 18 लाख कमा रहा है, शायद पूरा जेब में जा रहा है, वहां तो जस्टिफिकेशन है। अदरवाइज 20 लाख की कैटेगरी में कौन से दुकानदार को हम देख रहे हैं? तो मेरे हिसाब से तो जो भी दुकानदार 3 लाख 4 लाख भी साल का कमा रहा है, उसकी सेल 25 लाख 30 लाख होगी, तो वो उस नेट में तो आ ही जाता है। जीवन एक बात जो मोटे तौर पर अभी तक मैं समझ पाया, आकाश जी को सुन के, प्रवीण जी को सुन के, प्रेमचंद जी ने भी ये बात रखी है कि आप लोगों ने जीएसटी की दरें तय करने, जीएसटी कैसे आए, क्या प्रारूप हो, उसके लिए तमाम मंत्रियों और नेताओं से तो बात की, लेकिन आप लोगों ने व्यापारियों को छोड़ दिया, जो कि इसका सबसे अहम हिस्सा थे, क्योंकि आखिरकार उनको ही इसको लेके चलना है। वो कमी क्यों रही और उसमें उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है? नहीं सुशांत जी, आपने देखा जितना कितना समय लगा पहले इसको पार्लियामेंट में पारित करने में, उसके पास राज्य सरकारों को पास करने में, उसके पास कितने मीटिंग्स हुए जीएसटी काउंसिल के, और एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा। तो इसमें लेकिन जहां जहां लोगों ने अपनी समस्याएं काउंसिल के पास ले गए, और ऐसे कई कमोडिटीज को लेकर लोगों ने काउंसिल के पास गए और कई बदलाव भी किए गए इसी दौरान। नहीं, पर उसमें जानकारी नहीं दी ना। प्रवीण जी तो कह रहे हैं व्यापारियों को पता ही नहीं चला, कोई बात ही नहीं हुई सबने कि किसकी। अभी हमने बाइट भी सुनाई सर, किसी को कोई कह रहा है कि कौन सी साड़ी पे क्या टैक्स स्लैब लगेगा, ये पता ही नहीं है। सुशांत जी, ये आई थिंक हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। हम सबके लिए जानकारी पहुंचाने की इंतजार करेंगे, इसमें 2 दशक लग सकता है इसमें, और बहुत समय दिया गया। पहला रिटर्न अगस्त में फाइल करना है, अगस्त 10-15 को, और उसमें भी 1 महीने की इसमें देर करने के लिए उनको इजाजत दिया गया, और जरूरत होगा तो और ढीला किया जाएगा।
इस शुरुआत में सबको थोड़ी दिक्कतें आएंगे, बट लेकिन सब अपने आप इसको सीखेंगे। अब जब इस देश में कंप्यूटराइजेशन का बात हुआ तब भी लोगों को परेशानी थी, लेकिन थोड़ा अपने आप इस पे सीखेंगे। थोड़ा हर एक को अपनी स्तर पर मदद करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बैठा रहूंगा, सारा जानकारी आकर के कोई मुझे समझाएगा, मेरा इजाजत लेके मेरे परमिशन से निकलना है। तो इसलिए हमारे पास इसलिए सालों तक इंतजार नहीं कर सकते। जीवीएल मैं केवल आपसे मेरा आपसे ये निवेदन है कि मैं ये निश्चित रूप से आप सही कहा कि खाली जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन यदि कानून की लैंग्वेज को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें कानून समझना चाहिए। नहीं, आप पूरी बात तो सुने। अब वहां पर लिखा जाएगा नॉट विद स्टैंडिंग। मेरे व्यापारी को नहीं समझ में आता ये लैंग्वेज, उसको सिंप्लीफाई करके यदि आप हमें दो तो हम समझेंगे ना। अब टेक्निकल भी अब मुझे यानी व्यापारी के साथ साथ मैं लॉयर भी हो जाऊं, ये जीवीएल कम से कम इतना अत्याचार मत करो आप हमारे। मैं क्योंकि मुझे निकलना है, मैं एक लास्ट कमेंट जो है आपसे इजाजत चाहूंगा। जीवीएल आपने एक बात कही कि 20 साल लगेंगे समझने को। मैं तो आपकी पार्टी के इस एफर्ट की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन आपने कैसी बात कर दी, क्या इतना कॉम्प्लेक्स आपने स्ट्रक्चर बनाया है कि 20 साल का वक्त चाहिए होगा? ऐसी बात तो ना करें। सरकार ने जब एक चीज लाई है तो सरकार की ड्यूटी बन जाती है कि कम्युनिकेट किया जाए, रीच आउट किया जाए। निकाल रहे हैं जब हम क्रेडिट आपको दे रहे हैं, हम आपको पूरा क्रेडिट दे रहे हैं। मैं कांग्रेस से नहीं हूं, ना आपकी पार्टी से हूं, मैं एक न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट हूं। रीच आउट करके कम्युनिकेट करके व्यापारी का दिल जीत के उसके साथ लेके चलने में मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, आपको क्या दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूं जैसे सरकार के 3 साल के काम के बारे में बताने के लिए आपके नेता गए ना देश के अलग अलग हिस्से में, जाते सबको बताते, लोगों को बैठा बैठा के जितना संभव होता उतना तो करते। बिल्कुल हमारे स्तर पर, पार्टी के स्तर पर हम लोग बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और सभी हमारे पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ये मैसेज है कि जनता को समझाएं और ट्रेडर्स को ये बात को समझाएं। हम चाहते हैं ये जो जितना पेनलेस हो सकता है ये ट्रांजिशन उतना हो, लेकिन हर एक को अपनी स्तर पर थोड़ा जिम्मेदारी से थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। प्रेमचंद जी, कांग्रेस की सरकारों में भी ये हुआ है कि आप लोगों ने राज्य सरकारों में कोई इनिशिएटिव लिया हो उसको व्यापारियों को समझाने के लिए, सुधार के लिए तैयार है? देखिए, जेबीएल के बातों से एक चीज तो क्लियर हो गया, जो हम लोग का आरोप था कि बिना दोबारा तैयारी के आपने जल्दीबाजी में कि नहीं 1 जुलाई को करना है कर रहे हैं, तो इससे लोगों को कठिनाई होगी। ये तो आपने माना कि आपने प्रॉपर तैयारी नहीं की है। यही तो हम कह रहे हैं कि जब आपने प्रॉपर तैयारी नहीं की तो इतनी जल्दीबाजी क्यों थी, और इसके लिए मध्य रात्रि में जश्न मनाने की क्या जरूरत थी? आप तो पार्लियामेंट के बिल्डिंग को ऐसे सजाए हो जैसे लगता है आज ही देश आजाद हो गया। कहीं वो कॉम्प्लेक्स तो आपको नहीं है कि जंग आजादी में चूंकि आप लोग का कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, तो अब इन्हीं चीजों को दिखा के ऐसा करो कि भाई लगता है कि देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। देश के साथ इस तरह से मजाक सोनिया गांधी का था, आप उन चीजों पर ध्यान दीजिए, सोनिया गांधी जो का जरूरी चीजें हैं। आप लोग सेंट्रल हॉल वाला मुद्दा लाते तो पता नहीं क्या लगता है कि आपको जीएसटी से समस्या का मोदी से ज्यादा है। नहीं, मुझे मोदी जी से कोई समस्या नहीं है, ये आपको गलतफहमी है। मुझे समस्या है कि इस देश में जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उन चीजों को ढकने के लिए वो इस तरह का इवेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मेरे पास सर इतना ही वक्त, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि सब लोग ये मान रहे हैं कि सरकार को जो तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी में कमी दिखती है। जो व्यापारियों तक पहुंचकर जिनको वाकई में बिजनेस करना है उनको जानकारी देनी चाहिए थी, उस जानकारी में कमी है। इसीलिए जीएसटी को लेकर विरोध कुछ हिस्सों में दिख रहा है। जीएसटी का विरोध नहीं है, तैयारी का विरोध जरूर है, क्योंकि जीएसटी आएगा तो देश के लिए बेहतर होगा, ये सब मान रहे हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। महाबहस में आज के लिए इतना ही।